सो ये होने वाला है हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखो कह रहा है कि हमें हाइलो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन बतानी है कि जो ग्रुप 1 वाले होते हैं वे हाइड्रोजन के साथ में मतलब एक Cl2, F2, Br2 आयरन के साथ में रिएक्शन करके मोनोहाइलाइट बनाते हैं। एक हाइड्रोजन अटैच हुआ है तो मोनोहाइलाइट बनाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी पूछता है कि कोवैलेंट नेचर क्या हो जाएगा। तो देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है वे डिक्रीज करता है और जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। मतलब जो सीजियम क्लोराइड है वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा और लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा। ओके, तो वहीं लिखा गया है कि लिथियम क्लोराइड इज मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर कोवैलेंट होगा। ओके, अब देखो जो कोवैलेंट नेचर के अकॉर्डिंग हम एक चीज रिसर्च कर सकते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवैलेंट कैरेक्टर के। तो यहाँ पर सिंस लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवैलेंट तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट था वो मिनिमम हो गया। ओके, अब सीजियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसका कोवैलेंट नेचर कम होता है, आयनिक नेचर हाई होता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर हमें पता चला कि यहाँ पर अगर मैं लिख दिया कि LiF लिथियम फ्लोराइड हमने लिख दिया, लिथियम क्लोराइड लिख दिया एंड लिथियम ब्रोमाइड लिख दिया। अगर हम इसमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लोराइड है वो स्मॉल एनायन है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर फाजन रूल क्या कहता है कि अगर स्मॉल एनायन है, देखो फाजन रूल यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो उसमें मैक्सिमम होगा जिसका स्मॉल साइज हो और एनायन लार्ज हो। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉल साइज लिथियम का ब्रोमीन का लार्ज साइज हो गया तो एनायन लार्ज हो गया, लिथियम केटायन स्मॉल हो गया। मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसका मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगी तो ये और रह जाएगा। मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर है, मिनिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहीं पर एक रेगुलर ट्रेंड लिख दिए कि अगर कोई मेटल का फ्लोराइड है उसकी ज्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट, फ्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड की उससे कम और आयोडीन वाली तो आयोडाइड वाली तो सबसे कम हो जाएगी। ओके, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सोलेबिलिटी डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। ओके, तो देखो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो लैटिस एनर्जी और एक है हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या है, जब कोई एलिमेंट से एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनको कंबाइन कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, अब देखो कंबाइन करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, मान लो LiCl फॉर्म हो गया। अब जब इस LiCl को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, LiCl को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर फॉर्मेशन में रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर, उतनी ही लैटिस एनर्जी यहाँ पर ब्रेक करने की लगेगी। लैटिस एनर्जी यहाँ पर ब्रेक करने के लिए लगेगी। तो यहाँ पर लाइक लिथियम ब्रेक हो गया और इसको से यहाँ पर सराउंड होने वाला है। तो देखो सराउंड होने पर इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एनर्जी। तो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन एनर्जी मान लो कि 10 किलो जूल रिलीज हुआ है और यहाँ पर ब्रेक करने के लिए 7 किलो जूल एनर्जी चाहिए। ओके, तो सोलेबल होने के लिए हमें क्या चाहिए कि हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, जो ब्रेक करने की एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी, मान लीजिए कि 10 जूल इसके लिए रिलीज हुआ है, अगर हमें यहाँ पर देना पड़ गया 11 जूल तो ये मॉलिक्यूल तो ब्रेक ही नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होनी चाहिए उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए और हाइड्रोजन एनर्जी जो रिलीज एनर्जी है वे हाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर 10 जूल एनर्जी रिलीज हुआ है
इसको अगर 12 जूल होगा तो ये ब्रेक ही नहीं होगा और यहाँ पर सोलेबल होगा ही नहीं। सोलेबिलिटी क्या है कि मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के H2 उसको सराउंड कर लेगा, मॉलिक्यूल सोलेबल हो गया। ओके, तो ब्रेक होगा तब ना, तो ब्रेक होने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 7 जूल अगर एनर्जी चाहिए तो ब्रेक हो जाएगा और रिमेनिंग 3 जूल उसके पास मॉलिक्यूल के पास हो जाएगा। ओके, तो ये था कंसेप्ट। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल को हमें सोलेबल बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लिखा गया है कि जो लैटिस एनर्जी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए और जो हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ओके, लैटिस जो सोलेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी की। जितनी कम लैटिस एनर्जी रिक्वायर होगी ना उतना ज्यादा सोलेबल होगा। मान लीजिए इसको इजिली ब्रेकेबल है तो इजिली सोलेबल हो जाएगा, और इसको इसको ब्रेक करने के लिए 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी तो बहुत हार्ड होगा, सोलेबल ही नहीं होगा। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली इसमें जो क्या होता है, सोलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी की। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा सोलेबल होता जाएगा मॉलिक्यूल। ओके, और उतने ज्यादा H2 इसको सराउंड करेंगे, हमने पीछे भी बात कर लिया है। ओके जी, अब देखो, लिथियम के पास में अगर लिथियम फ्लोराइड है तो उसकी सोलिबिलिटी लो हो जाती है क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी हाई है। ओके, अब सीजियम आयोडाइड ये जो होता है इसकी भी सोलिबिलिटी लो है क्योंकि इसके पास वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉरी वेरी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। ओके, तो दोनों कंडीशन में सोलिबिलिटी लो हो जाएगी। यहाँ पर हमें अगर इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लैटिस एंथैल्पी को कम करना होगा, यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी को ज्यादा करना होगा। ओके, वन मोर थिंग, कहा जाता है कि जो जो मॉलिक्यूल है बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले, बाकी सारे कंपाउंड तो आयनिक होते हैं बट ये जो दोनों है ये दोनों कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट नेचर रखते हैं। ओके, BeCl2 के बारे में बात करते हैं तो देखो BeCl2 दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर अगर ये इसका टेम्परेचर अगर हम 1200 केल्विन से ज्यादा दे देंगे, ओके, तो ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा और ये मोनोमर होगा, BeCl2 फॉर्मूला हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाता है Sp। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर दे 1200 केल्विन से कम, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है Be2Cl6। ओके, नेक्स्ट, अगर हम टेम्परेचर बहुत कूल कर दे रहे हैं तो ये सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है और वहां पर ये वैलेंसी ऐसे रहेगा। ठीक है, वहां पर ये कैसे हो जाएगा, वहां पर ये हो जाएगा, ये पॉलीमर जैसा होगा क्योंकि ये जो चेन है ये कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, ये चेंज कंटिन्यूअस होता है, ये ऐसे ही BeCl2 के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, BeCl2 होल n। ओके, ये ऐसे फॉर्म में पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड हो गया, ये वेपर हो गया और ये भी वेपर हो गया।